आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड मेंटल इलनेस क्या होती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल इलनेस क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं अपने इस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं और उसके अलावा मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ओवरऑल जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सबको हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव, जो भी यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो इस यूनिट में हम क्लियर करने वाले हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एनालाइज ऑन परसेप्शंस, के एनालाइज करेंगे कि क्या परसेप्शन है, ऑन परसेप्शन हम क्या परसीव करते हैं, वैल्यू क्या है, बिलीव क्या है, फीलिंग क्या है टूवर्ड मेंटल हेल्थ। अगर टूवर्ड मेंटल हेल्थ, मेंटल जो भी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक परसेप्शन क्या है, हम उसे क्या समझते हैं, और उसके अलावा हमारी वैल्यू और बिलीव और उसके अलावा हमारी फीलिंग क्या है कि हम मेंटल अगर कोई इल पेशेंट है हमारी फीलिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें क्या है ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। और उसके अलावा हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, और उसके अलावा हेल्थ पढ़ेंगे और मेंटल इलनेस पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है नॉर्मली और मेंटल इलनेस क्या होती है। और उसके अलावा कल्चर, एनालाइज कल्चर परसेप्शंस मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस एंड मेंटल, उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम क्या करेंगे कि इसमें एनालाइज करेंगे कल्चर परसेप्शन से कि किस तरह से कल्चर हमारा जो हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कितना करता है और मेंटल इलनेस पे क्या कल्चर का रिएक्ट होता है, और उसके अलावा नर्सिस का क्या काम होता है मेंटल हेल्थ को अच्छा करना, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक एंड साइकेट्रिक नर्स, जो भी साइकेट्रिक नर्स है उनकी हिस्ट्री लेंगे इन पाकिस्तान। और उसके अलावा डोमेस्टेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉज गवर्नमेंट एडमिशंस एंड डिस्चार्ज क्लाइंट्स इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग। और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू जो भी डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ कानून होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं एडमिशन और डिस्चार्ज किस तरीके से पेशेंट को करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसके अलावा किस तरीके से हम उस पेशेंट को अपनी क्लिनिकल सेटिंग में एडमिट करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, और वो भी मेंटल हेल्थी मेंटल जो इल पर्सन होता है उसको। और उसके अलावा एनालाइज द कॉमन पर्सनल एंड सिविक राइट्स, जो भी एक पर्सनल और सिविक राइट्स होते हैं रिटेन बाय द पेशेंट्स इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग में, जो भी हमारे राइट्स जो हमें पेशेंट को देने चाहिए और हमारे अपने राइट्स और उसके अलावा पेशेंट के क्या क्या राइट्स है वो देख के हमें ओवरऑल उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए ये पढ़ेंगे। और उसके अलावा एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू इट्स, और जो भी एथिकल इश्यूज होते हैं कि अगर हम वो सारी चीज़ें हमें क्या है कि मैनेज करनी होती है। मेंटल जो इल पर्सन होता है वो हम इस तरीके से कहते हैं कि उसकी कोई भी हेल्थ कंडीशन हमें पता नहीं चलती है। एक नॉर्मल पेशेंट होता है, हमें पर्सन दिखाई देता है, पर अगर वो मेंटली इल पर्सन है तो वो इथिकली बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो उस तरीके से हमें क्या है कि जो इथिकली जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू इट के जो भी मेंटल हेल्थ वहाँ के जो राइट्स है उनको पूरा करके हम मेंटल हेल्थ जो सेटिंग है उनमें हम उनको एथिकल राइट प्रोवाइड करें, और उसके अलावा जो एथिकल इश्यूज होते हैं उनको हम एक अच्छे तरीके से डील कर सकें। और उसके अलावा जिस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको क्या एक परसेप्शन हो रही है इस पिक्चर को देख के, ठीक है। सबकी परसेप्शन अलग होती है। तो यहाँ क्या है कि
हमारे माइंड जो ब्रेन है और उसके अंदर ही एक दिल बना हुआ है, जैसे कि इमोशंस। ये जो हार्ट है ये क्या शो कर रहा है कि कर रहा है कि हमारे जो भी इमोशंस आते हैं वो आते हैं हमारे ब्रेन माइंड से, ठीक है, माइंड से आते हैं। दिल नाम की कोई ऐसी इमोशन फीलिंग्स, दिल में कोई ऐसा काम नहीं होता, दिल का सिर्फ काम होता है पंपिंग करना। यहाँ पे जो हमें इमेज के थ्रू बताया गया है कि जो हमारे इमोशन, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव, वैल्यूज जो भी है ना, परसेप्शंस, वो कहाँ से आती है, हमारे माइंड से आती है, ठीक है। माइंड क्या है कि सॉफ्टवेयर है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, हम उसको अपने इमोशन के थ्रू जाहिर कर सकते हैं, बाकी हम ना उसको टच कर सकते हैं क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ब्रेन की बात करें वो एक हार्डवेयर है, ठीक है, हम उसमें कुछ भी करके अगर उसको हमें ऑपरेशन करना है या फिर किसी तरीके से अगर उसकी कोई डिजीज हो गई है उसको ट्रीट करना है तो वो कर सकते हैं। पर जो हमारा माइंड है वो हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सिंपली अगर माइंड को देखा जाए ना तो माइंड सिर्फ इमोशंस, फीलिंग और उसके अलावा परसेप्शन, आपकी थॉट्स उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा माइंड किसी चीज़ पे नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन अलग होता है और उसके अलावा माइंड बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो इसमें हम क्या है कि हमें डिफरेंस देखना चाहिए कि माइंड क्या है और जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर दे रहे हैं तो बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन में हम ओवरऑल ब्रेन के बारे में और माइंड के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में क्या कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। जो साइकोलॉजी है उसमें क्या है कि स्टडी की जाती है हमारे माइंड में, माइंड की, जिसमें क्या आता है थॉट्स, फीलिंग के माइंड। सबसे पहले माइंड है क्या, माइंड क्या है कि हमारा बिहेवियर, कॉन्सियसनेस एंड सोल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कि हम क्या बिहेव कर रहे हैं, हम कितने उस चीज़ से अवेयर है, और हमारी सोल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये एक माइंड है, ठीक है। सोल में हमारे फीलिंग, थॉट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। बिहेवियर में हम अपनी थॉट्स, फीलिंग को जाहिर करते हैं, और किसी चीज़ को समझने की एबिलिटी हो, हम एक तरीके से हेल्दी हो, हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें क्या है कि ओवरऑल अगर हम हेल्दी है तो हमारे ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन की होती है उस तरह से होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि माइंड की स्टडी कर सके। और जो यहाँ पे डिजीज़ हो रही है, जितनी भी मेंटल हेल्थ की, वो सारी रिलेटेड है माइंड से, ठीक है। ब्रेन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ब्रेन के जो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उनकी वजह से रिएक्शन सिम्टम्स आते हैं, बट जो डिजीज़ एक्चुअल है वो हमारे माइंड की है। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, द साइकोलॉजिस्ट इज़ अ प्रोफेशनल हुज प्रैक्टिस साइकोलॉजी एंड स्टडी द मेंटल स्टेटस। जो क्या है कि साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करे और उसके अलावा उसको स्टडी है, मेंटल जो स्टेट है किसी भी इस पर जो कॉग्निटिव या फिर अगर हम प्रिकंसेप्शंस, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने की एबिलिटी है, साइक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो प्रोफेशनल भी हो और प्रैक्टिस भी वो करता हो, ठीक है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस साइकोलॉजी, वो माइंड पे जो माइंड की स्टडी है उस पर प्रैक्टिस भी करता हो, प्रैक्टिसर भी हो, और उसके अलावा वो एक प्रोफेशनल भी हो। तो वो अगर स्टडी करता है हमारी कॉग्निटिव पे, हमारे इमोशन पे, हमारी सोशल प्रोसेस पे या फिर हमारे बिहेवियर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और साइकेट्रिस्ट इज अ पर्सन, द मेडिकल डॉक्टर, जो क्या है स्पेशलाइजर हो उस फील्ड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। और उसके अलावा they are qualified assess both mental and physical aspect of the mental health। जो भी हमारी जो फिजिकल और उसके अलावा मेंटल हेल्थ है ना, उसको क्या करे, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं
ठीक है, वो उसको परसीव करते हैं और उसके अलावा उसको जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको डील करते हैं या फिर उनमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। और उसके अलावा बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट इज द मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोज एंड ट्रीट वाइड रेंज ऑफ द मेंटल इलनेस। वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं वाइड रेंज ऑफ मेंटल इलनेस, जो भी मेंटल इलनेस है उसको वो ट्रीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। और उसके अलावा अगर दे इंक्लूड्स डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोमिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, जितने भी, जैसे कि अगर हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर आते हैं, जिस तरह से डिप्रेशन भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, और उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोमिया, और उसके अलावा बाइपोलर हमारे इमोशंस का अप डाउन होना, जिस तरह से कोई पेशेंट होता है बाइपोलर का, वो रोता ही रहता है या तो वो हंसता ही रहता है, खाने लगे तो खाता ही रहता है, इस तरह से उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। और उसके अलावा डिप्रेशन पेशेंट्स उसके बहुत सारे, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ज़्यादा खाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो सारे डिसऑर्डर किस में आते हैं, मेंटल है, जो मेंटल, अगर हम बात करते हैं मेंटल इलनेस में आ जाते हैं। और उसके अलावा साइकेट्रिक्स इज स्टडी फॉर द डिसबैलेंस्ड एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ द माइंड, जिसमें हम अगर बात करते हैं साइकेट्रिक की, तो वो क्या करते हैं, स्टडी किसको करते हैं, डिसबैलेंस ऑफ द माइंड एंड एबनॉर्मलिटी, के माइंड में अगर एबनॉर्मलिटी है या फिर डिसबैलेंस है, तो उसको अगर स्टडी करना हो तो वो कौन करता है, साइकेट्रिक्स। ठीक है, माइंड इट इज द साइकोलॉजिकली टर्म्स यूज फॉर द थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, और उसके अलावा जितनी भी हमारी जो परसेप्शन थॉट्स है उसको क्या है कि वो यूज़ करके साइकोलॉजिकली हम टर्म यूज़ करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस, इसलिए तो जो भी एबनॉर्मलिटी किस में हो, थिंकिंग में हो, या उसके अलावा डिसबैलेंस हो थिंकिंग में, तो फिर हम क्या करते हैं, थिंकिंग में या फिर प्रोसेस ऑफ मेमोरी में, तो उसको हम जो ट्रीट करने वाला है उसको हम साइकेट्रिक्स कहते हैं। ओवरऑल ये सारा क्या है कि इंट्रोडक्शन है, जो साइकेट्रिक, अगर हम कहते हैं कोई मेंटल इल पेशेंट होता है तो उनको डील करने के लिए कौन कौन सी हम स्टडी करते हैं, और कौन कौन से अगर प्रैक्टिसर्स या फिर स्पेशलाइजर और उसके अलावा जो प्रोफेशनल होते हैं उनको हम देखते हैं, तो उनको हम साइकेट्रिक कहते हैं। और उसके अलावा अगर नर्सिस फील्ड में कोई मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रहा है, कोई पेशेंट को संभाल रहा है, तो उसको साइकेट्रिक नर्स कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं साइकेट्री। साइकेट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिसन्स फोकस ऑन द डायग्नोज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इमोशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स एंड मेंटल इलनेस। जो भी मेंटल, जितनी भी जिसको अगर हम बात करते हैं साइकेट्रिक किसको कहते हैं, तो ये एक ब्रांच है मेडिसन्स, फोकस किस पे करती है कि डायग्नोस हमें क्या हुआ है, उसके अलावा हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, और उसके अलावा प्रिवेंट किस तरीके से करते हैं एक मेंटल इल पेशेंट को। ठीक है, और उसके जो बिहेवियर डिसऑर्डर है या फिर इमोशनल डिसऑर्डर है उनको जो भी ट्रीट करने वाला है या फिर डायग्नोज करने वाला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकेट्री। ठीक है, और उसके अलावा द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इश्यूज, जो स्टडी है या फिर ट्रीटमेंट है मेंटल इश्यूज का, तो उसको हम क्या करेंगे, इमोशनली डिसबैलेंस जो होते हैं एंड द एबनॉर्मल बिहेवियर आल्सो हीलिंग द सोल्स। और उसके अलावा हम क्या कहते हैं कि जो साइकेट्रिक होते हैं, साइकेट्री उस वो क्या करते हैं, जो इमोशनल डिसबैलेंस पेशेंट होता है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर होता है या फिर उसकी हीलिंग द सोल्स, तो उन सबको क्या करता है, उनकी सोल्स जो होती है, उनके इमोशंस होते हैं या फिर उनकी थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, या फिर
ओवरऑल उनकी जो माइंड की एबनॉर्मलिटी को, जो डिसबैलेंस हो रही है या फिर एबनॉर्मल हो रही है बिहेवियर, उसको वो ट्रीट करते हैं या फिर हील करते हैं, उसको हम साइकेट्री कहते हैं। उसके अलावा ब्रांच ऑफ द मेडिसन्स दैट डील विथ द मेंटल इलनेस, और वो क्या करते हैं, डील करते हैं मेंटल जो भी इलनेस है उसको, और डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड रिहेबिशन ऑफ द डिजीज़, और उसके अलावा रिहेबिट करते हैं डिजीज़ को ताकि वो इम्प्रूव कर सके। जो भी सबसे पहले क्या है ना, मेंटल हेल्थ को डायग्नोज करना वो भी मुश्किल होता है। अगर डायग्नोस हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट, उससे किस तरीके से इश्यूज से बचा जाए, और उसके अलावा उसको अच्छे से अच्छी जो रिहेबिशन ऑफ द डिजीज़, अगर वो किसी मेंटल इलनेस में है, किसी डिजीज़ में है, तो उसको वहाँ से किस तरीके से उसको रिकवर किया जाए। ओवरऑल साइकेट्री जो नर्स होती है या फिर, तो उसका ये काम होता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, जो भी टाइप्स हैं साइकेट्रिक के उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें चाइल्ड एंड एडल्ट साइकेट्री क्या होती है, ठीक है, जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं, जिसमें बच्चे हो गए या फिर एडल्ट्स जो यंग होते हैं, जो एडोलिसेंस, उनको वो ट्रीट करते हैं। सबसे पहले जो भी साइकेट्री में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकेट्री होते हैं। जो फर्स्ट में अगर बात कर रहे हैं, जो चाइल्ड को और एडोलिसेंट को, अगर उनको किसी को डिसऑर्डर हो गया है तो उसके लिए अलग एक साइकेट्रिक होती है, ठीक है, साइकेट्री नर्स होती है जो उनको या फिर प्रोफेशनल स्पेशलाइजर होता है जो उनको डील करता है। और उसके अलावा यंग एडल्ट के लिए साइकेट्री अलग होती है, और उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकेट्री है जो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट, डिफरेंट डिफरेंट एज के पेशेंट को डील करते हैं। और उसके अलावा पेरीनेटल साइकेट्रिक जो अलग होते हैं, ठीक है। अगर पेरीनेटल साइकेट्रिक की बात करते हैं, विच फोकस ऑन द इश्यूज दैट अराइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड जो न्यूनेटल होते हैं, न्यूनेटल फर्स्ट न्यूनेटल ईयर्स, जितने भी अगर किसी मदर को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है प्रेगनेंसी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से या फिर उसकी कुछ ऐसी थिंकिंग की वजह से, तो उसको जो ट्रीट करते हैं वो पेरीनेटल साइकेट्री होते हैं। और उसके अलावा यंग को जो ट्रीट करते हैं या फिर काउंसल करते हैं वो हम एडल्ट साइकेट्री, या उसके अलावा चाइल्ड के लिए, चाइल्ड और एडोलेसेंट के लिए अलग साइकेट्री होती है जो उनको डील करवाती है, जो उनके मेंटल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करती है। और उसके अलावा जेरिएट्रिक साइकेट्रिक अलग होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं हमारे जो ओल्ड ओल्ड अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है, अगर वो मेंटली इल हो गया है, तो उसमें क्या है कि अगर उसके एज के हिसाब से देखते हैं और उस एज के हिसाब से उसको डील करते हैं, और उसका रीज़न देखते हैं कि किन रीजंस की वजह से इसकी ये कंडीशन है, और उसके अलावा उसको रिहेबिट करते हैं, स्लोली उसको एक ट्रीटमेंट देते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जिस तरीके से एज ग्रुप के हिसाब से जो डिफरेंट डिफरेंट उनको क्या करते हैं, डील करते हैं। अब ओल्ड को डिफरेंट करते हैं, जिसमें हम जेरियाट्रिक की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ओल्ड पेशेंट्स आ जाते हैं जो 60 से अबव हो, तो उनको किस तरीके से डील करना चाहिए, या फिर उनकी जो मेंटल हेल्थ प्रोसेस है वो कितना वीक हो गया है, उसको रिहेबिट किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी एक स्पेशली साइकेट्रिक नर्स होती है। और उसके अलावा या फिर प्रोफेशनल कोई भी प्रैक्टिसर होता है जो ये सारे उनको डील करता है। और फोकस ऑन द ओल्ड एडल्ट, जो ओल्ड एडल्ट पे फोकस करता है। उसके अलावा एडिशन साइकेट्रिक, जो एडिशन साइकेट्रिक मींस के जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए होते हैं। और उसके अलावा फोर्सिटिक साइकेट्रिक, दे एड्रेस मेंटल हेल्थ and legal systems and work with the people in traditions, those with the जो भी सरकम क्राइम रिकॉर्ड्स, अगर फॉरेनिस्ट साइकेट्री की बात करते हैं, वो क्या, वो ऐसे होते हैं जो अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें ना, वो लीगली काम करते हैं। और उसके अलावा जो किसी पेशेंट ने ऐसा
कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, किसी को शाउट कर दिया है, वो मेंटली इल पेशेंट है, उनको जो संभालने वाले होते हैं तो उनको हम कहते हैं फॉरेंसिक साइकेट्रिक, ठीक है। फॉरेंसिक साइकेट्रिक क्या करते हैं, अगर कोई क्राइम करके आया है किसी ने, वो एक अथॉरिटी बेस, हम बात करते हैं कि अथॉरिटी बेस पे वो अगर कोई भी क्राइम करके आया है तो फिर हम किसी लीगल सिस्टम की वजह से वो एक अलग डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेंसिक साइकेट्रिक, जो उस पेशेंट को देखता है रीज़न कि किस, अगर मेंटल इलनेस है इस वजह से उसने कोई क्राइम किया है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखना क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेंसिक साइकेट्रिक्स। और उसके अलावा ओवरऑल हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं साइकेट्रिक के। उसके बाद बात करते हैं मेंटल। मेंटल क्या है, ठीक है, मेंटल रिफर टू द एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड। मेंटल मीन्स के कोई ऐसी चीज़ जो रिलेटेड हो माइंड से, ठीक है। अगर इमोशंस हम बात करते हैं और साइकोलॉजिकली प्रोसेस, जो भी साइकोलॉजिकली प्रोसेस जिसमें इमोशन, फीलिंग, थॉट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस में दे आर एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़, मेंटल हम उसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो माइंड से रिलेट करती हो, ठीक है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारी थॉट्स, हमारे साइकोलॉजिकली प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी हमारे माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। इट कैन यूज टू डिस्क्राइब वाइड रेंज ऑफ द मेंटल स्टेटस इंक्लूडिंग थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स ऑफ द माइंड। उसके अलावा हमें पता है कि माइंड एक, हमें सिर्फ सिंपली देखना है कि एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड, अगर हमारी माइंड के रिलेटेड हमारी फीलिंग में कोई चेंजेस आ गई है या फिर हमारे माइंड में जो फीलिंग, थॉट्स, ये सारी चीज़ें, इनको हम मेंटल कहते हैं। और उसके अलावा माइंड हम किसे कहते हैं, माइंड्स, थॉट्स, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, माइंड में आ जाती है। जो माइंड में ये सारी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस, ठीक है। सिंपली अगर हम इनको दो वर्ड में अगर देखते हैं ना, तो ये रिफर करता है एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड। मेंटल कहते ही उससे हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको हम मेंटल कहते हैं। अगर अगर उनको मेंटल कहते हैं तो माइंड किसे कहते हैं, माइंड उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें हमारे थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें, बिहेवियर, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। द टर्म माइंड रिलेटेड टू माइंड, जो जो मेंटल है वो रिलेटेड टू माइंड है, ठीक है। एंड इट्स प्रोसेस इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, इमोशन एंड बिहेवियर एस्पेक्ट, जो भी हमारे थॉट्स है, ठीक है। मेंटल क्या करता है कि मेंटल जो भी हम रिलेट किससे करता है, हमारे माइंड से करता है। हमारी मेंटल, हम उसे चीज़ को कहते हैं जो रिलेट करता है हमारे माइंड एंड इट्स प्रोसेस, कि माइंड है और वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है उसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हमारा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको मेंटल कह रहे हैं, तो मेंटल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं, बिहेवियर एक्सपेक्ट आ जाते हैं। उसके अलावा इट कैन बी रिफर टू द माइंड हेल्थ विच इज़ द स्टेट ऑफ द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली वेलबींग। और उसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं, इट रिफर टू द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसको रिफर करती है, जो स्टेट ऑफ द इमोशन साइकोलॉजिकली वेलबींग। अगर कोई पेशेंट्स, अगर मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, हम कहते हैं जो हमारी इमोशन, फीलिंग है वो एक प्रॉपर हो, तो उसको हम मेंटल हेल्दी कहते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं, जिसका माइंड सही से वर्क हो, कर रहा हो, एक नॉर्मल पर्सन का करता है उस तरीके से। अगर उसके जो भी इमोशन, थॉट्स एबनॉर्मल हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ द इमोशन एंड साइकोलॉजिकली वेल बीइंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं।
और उसके अलावा मेंटल इलनेस मैंने आपको बता दिया है, जो एबनॉर्मलिटी या रिफर टू द रेंज ऑफ डिसऑर्डर अफेक्ट इंडिविजुअल थिंकिंग एंड मूड एंड बिहेवियर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिर हम मेंटल इलनेस उसमें कहते हैं कि हमारे जो भी थिंकिंग प्रोसेस बिहेवियर ये सारी हमारे माइंड से आती है, और अगर ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं तो हम मेंटल हेल्दी और वेल बीइंग है। अगर ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है तो हम क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस, सिंपल वर्ड्स में, ठीक। उसके अलावा मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी, एडजस्ट करना बॉडी को, मेंटल एंड जो भी स्पिरिट ऑफ द एनवायरनमेंट, स्पिरिट ऑफ द एनवायरनमेंट, हम हमारे जो एडजस्ट करना मेंटल, जो भी मेंटल हेल्थ क्या है कि हमारी एडजस्टमेंट हो ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन्वायरमेंट में, एडजस्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें वो एडजस्ट होता है, उसको उसकी सूटेबल इन्वायरमेंट होती है, वो खुद भी उस इन्वायरमेंट में सेफ होता है और दूसरों को भी सेफ रखता है। तो वो एडजस्ट करता है अपनी बॉडी को और माइंड को उस इन्वायरमेंट में, तो उसको हम कहते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन्स। मेंटल हेल्थ रिफर्स टू पर्सन्स इमोशंस साइकोलॉजिकली एंड सोशली वेलबींग। हमें पता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, कि वो रिफ़र करती है जो पर्सन है वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली गुड हो, वेल बीइंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन्स। encompasses who we think, feel and behave and who is cope with the challenges of the life। और उसके अलावा मेंटल हेल्दी पर्सन को हम किस तरीके से देखते हैं कि वो सोचता किस तरीके से है, उसकी कॉग्निटिव कितनी है, ठीक है, और उसके अलावा वो फील क्या कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है। क्योंकि हमें पता है कि जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या फिर मेंटली इल होते हैं उनका बिहेवियर भी अलग होता है, वो कोप भी नहीं कर पाते हैं चैलेंजेस को, जो भी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनको कोप भी नहीं कर पाते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें अलग होती है। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ। और उसके अलावा इट्स अ स्टेट ऑफ द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग्स। इट इज़ द स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। और उसके अलावा वो खुद के साथ और दूसरों के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और उसके अलावा स्टेट एंड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग, और वो खुद अपने को किस तरीके से वो डील कर रहा होता है, बैलेंस करके रख रहा है। कोई भी नॉर्मल पर्सन और सोसाइटी या फिर सराउंडिंग को किस तरीके से डील कर रहा है, या फिर उन दोनों में वो अपने साथ कैसा है, अपने साथ उसका रिश्ता कैसा है, वो कितना मेंटली खुद के साथ अच्छा है, और उसके अलावा वो सराउंडिंग जो सोसाइटी है उसके साथ कैसा है। और उसके अलावा जो वो क्या है कि उसके अलावा हम बात करते हैं वो अपने जो भी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो काम होते हैं वो उसको किस तरीके से डील कर रहा है, खुद के काम किस तरीके से कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरीके से है लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि ये मेंटली इल पेशेंट है या फिर मेंटली हेल्दी पर्सन है। अगर उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, या फिर उसके मूड स्वीट चेंजेस हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में क्या हम कहते हैं कि ये एक मेंटली डिस्टर्ब या फिर मेंटली इल पर्सन है या फिर पेशेंट है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात क्या करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्स किसे कहते हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्स हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो कि मेंटल हेल्थ नर्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ द नर्सिंग दैट फोकस ऑन द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए या फिर उनको केयर देने के लिए जो भी स्पेशलाइज्ड नर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्स। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्स वर्क विथ द पेशेंट्स एंड ऑफ द ऑल एज।
जो ऑल एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ वो वर्क करती है, डील करती है उनको, और बैकग्राउंड्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड इंटरवेंशंस टू द हेल्प मैनेजमेंट देयर सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देती है, उसके जो सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करती है, इंटरवेंशन उनसे करती है, सपोर्ट देती है। जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं तो नर्स का काम क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है, उन पेशेंट को डील करती है जो इमोशनली वीक हो, उनके साथ वो जो भी एज के हो उनके साथ डील करती है, उनके सिम्टम्स को कम करती है। अगर कोई कुछ ऐसी थेरापी देके या फिर इमोशनली सपोर्ट देके प्रोवाइड करती है, सपोर्ट इंटरवेंशन उसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। ओवरऑल हेल्थ नर्स का काम ये होता है। उसके अलावा बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो मेंटल हेल्थ के हैं, ठीक है। कौन से कंपोनेंट मेंटल हेल्थ को, तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब क्या सेल्फ एक्सेप्टेशन हो, तो वो एक हम कहते हैं एक कंपोनेंट है जो मेंटली हेल्दी पर्सन से होते हैं उनके, कि वो अपनी एबिलिटी को जानता हो, ठीक है। कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अपनी एबिलिटी को जानता है कि वो क्या है, वो कितना सोचता है, उसे क्या आता है, हर चीज़ उसकी थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है, हर चीज़ उसे खुद को पता हो, मतलब कि उसको अपनी एबिलिटी का पता हो। और कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड द अदर्स, और उसके अलावा उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो फील राइट टूवर्ड अदर्स, वो दूसरों मतलब अच्छा फील करे दूसरों के लिए। तो ये भी एक कंपोनेंट है कि मेंटली हेल्दी पर्सन्स का एक कंपोनेंट होता है कि वो फील करता है दूसरों के लिए भी अच्छा फील करना, टूवर्ड अदर्स उनके लिए भी अच्छा फील करना, खुद के लिए अच्छा करना फील, और उसके अलावा खुद को एक्सेप्ट करना, मतलब कि वो अपनी एबिलिटी को जानता हो और उसको एक्सेप्ट करता हो और दूसरों के लिए भी अच्छा फील करता हो, उसमें इतनी कैपेसिटी हो। और उसके अलावा एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क एंड चैलेंजेस, और उसमें इतनी हिम्मत हो या फिर एबिलिटी हो कि वो अपने जो भी लाइफ के टास्क है या फिर चैलेंजेस है वो खुद ही उसको सॉल्व कर सके, फुलफिल कर सके। तो अगर उसमें एबिलिटी है तो ये भी एक कंपोनेंट है मेंटल हेल्दी पर्सन का। और उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, और उसके अलावा उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो खुद के लिए और उसके अलावा जो दूसरे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी हो रही हो, तो वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन के कंपोनेंट है। और उसके अलावा ऑटोनॉमी, वो खुद अपने डिसीजन ले सके, कोई भी काम कर रहा है वो अपने डिसीजन ले सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं। और ये सारे क्या है, इसके कंपोनेंट है। सिर्फ एबिलिटी, एक्सेप्टेंस, खुद अपने आप को एक्सेप्ट करे कि वो क्या है, और उसके अलावा उसमें कैपेबिलिटी हो के फील करे राइट टूवर्ड अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, और उसके अलावा फुलफिल करे अपने जो भी लाइफ के टास्क है उनको। और उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो, ठीक है। और उसके अलावा ऑटोनॉमी, वो खुद मुख्तियार हो, खुद अपने डिसीजन ले सके। ओवरऑल यही है कंपोनेंट होते हैं मेंटल हेल्थ, जो भी हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके। और उसके अलावा बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटल हेल्दी पर्सन्स जो होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, उसमें एबिलिटी हो कि वो अपनी इन्वायरमेंट से या फिर अपनी सोशल लाइफ या फिर अपने खुद से क्या हो कि एडजस्ट वो कर सके, चीज़ों को एडजस्ट करना उसे आता हो। तो ये सबसे पहले उसकी एबिलिटी होती है कि वो, उसमें हम अगर बात करते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन है तो उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले उसको एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, उसको एडजस्ट करना है किसी भी सिचुएशन में, वो
उस सिचुएशन से घबरा ना जाए, उसमें एडजस्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन के करेक्टर होते हैं। उसके अलावा सेंस ऑफ द पर्सनल वर्थ एंड वैल्यूज इम्पोर्टेंस, और उसके अलावा उसको पता होनी चाहिए कि अपनी वर्थ, खुद की एबिलिटी कितनी है और अपनी वैल्यू कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस उसको पर्सन को पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है। सेंस उसको इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, मुझ में कौन सी ऐसी एबिलिटी है, और उसके अलावा उन उन चीज़ों का उसका वैल्यू होना चाहिए कि मैं, मुझ में ये एबिलिटी है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा पुट इफेक्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, और वो क्या है कि अपने इफेक्ट्स क्या करे, पुट करे। किसी भी वो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गया है तो उसमें इतनी एबिलिटी हो कि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। पुट इफेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, कुछ अपने इफेक्ट, एबिलिटी उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये एक करेक्टर होता है मेंटल हेल्दी पर्सन का। और उसके अलावा मेक ऑन डिसीजन, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, तो उसको भी हम मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं। उसके अलावा सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, उसे इतना सेंस होना चाहिए कि वो खुद कितना सिक्योर है। ठीक है, मेंटली अगर इल पेशेंट्स होते हैं तो उनको अपनी प्राइवेसी का कोई फ़र्क पता नहीं चलता, क्योंकि वो उन उनका एबिलिटी नहीं होती है खुद की, जो भी पर्सनल सिक्योरिटी है, सेंस है, उस पे उनकी ग्रिप भी नहीं होती है। वो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता है तो वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है। गिव एंड एक्सेप्ट लव, और वो लोगों से मोहब्बत करे और उसके अलावा उनसे एक्सेप्ट भी करे, उनकी मोहब्बत को एक एक्सेप्ट भी करे, तो उस वो भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। उसके अलावा लिव इन द रियल वर्ल्ड, और वो जो जो एज है, जिस हिसाब से वो जी रहा है, उस तरीके से वो जिए। ठीक है। अगर हम कहते हैं ना, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो अगर है तो पर्सन्स हम बात करते हैं उनकी, तो वो उनकी एज होती है 30-40, पर वो जो लाइफ जिस तरीके से जी रहे होते हैं, वो 5, 7, 8 साल के बच्चे की तरह जी रहे होते हैं। तो वो एक मेंटली इल पर्सन्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि लिव इन रियल वर्ल्ड, कि वो अपने जिस एज में हैं उस तरीके से वो जी रहे हैं या नहीं, उनकी जो भी सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना बिहेवियर किस तरीके से रख रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, वो एबनॉर्मल है, उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली इल पर्सन्स। उसके अलावा इमोशनली मैच्योरिटी, अगर मैच्योर है इमोशनली, वो एक मैच्योरिटी है, तो वो भी एक हेल्दी है, मेंटल मेंटल हेल्थ है। ठीक है। और उसके अलावा बैलेंस लाइफ एंड फैमिली वर्क, और कोई पर्सन ऐसा है जो बैलेंस कराए अपनी लाइफ को, फैमिली को, तो वो भी एक हेल्दी पर्सन है। ओवरऑल हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि ओवरऑल जो करेक्टर कौन कौन से होते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन में, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओवरऑल क्या है कि हमने करेक्टर देखे हैं कि ये सारी चीज़ें होती है तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। और उसके अलावा मेंटल इलनेस किसे कहते हैं? मेंटल इलनेस इज द माल एडजस्टमेंट इन लिविंग, वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट ना कर पाए, या तो मतलब कि इस तरीके से उसके होते हुए दूसरे लोग एडजस्ट ना कर पाए, ऐसी ऐसा वो बिहेव करे, उसकी एडजस्टमेंट उस इन्वायरमेंट में ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? माल एडजस्टमेंट इन द लिविंग। वो क्या है? एक मेंटल इलनेस है। वहाँ पे था कि एडजस्टमेंट होना, कि किसी भी इन्वायरमेंट में है वो एडजस्ट हो जाता है, वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। यहाँ पे क्या है कि एडजस्टमेंट उसकी ना हो, चाहे अपनी फैमिली में हो, अपने घर में हो, अपने सोसाइटी में हो, उसकी एडजस्टमेंट ना हो, उसका बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर हो, ओवर थिंकिंग हो। और उसके अलावा बाइपोलर, जिसमें क्या है कि वो उसके इमोशन बिल्कुल चेंज होते रहे, कभी वो रो रहा होता है, कभी वो हंस रहा होता है, इस तरह से उसके इमोशन चेंज हो, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं
इमोशनली वो अगर कोई पेशेंट वीक है, इल है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो उनको फेस नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि माल एडजस्टमेंट में आती है कि वो अपनी इन्वायरमेंट को एडजस्ट ना कर पाए, और इन्वायरमेंट में जो है वो खुद भी उस पर्सन को एडजस्ट ना कर पाए, क्योंकि अगर मेंटली इल पेशेंट है वो एक इतना एग्रेसिव बिहेवियर, फिर वो क्या करता है, उसकी फैमिली भी उससे तंग होती है और वो खुद भी एबनॉर्मल, ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट ना हो तो हमें पता चलता है ये पेशेंट जो है ये मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है। और उसके अलावा फेलिंग एंड अनएबल टू कोप विथ द डिमेंड्स एंड नॉर्मल सोशल इन्वायरमेंट को वो क्या करे, फेस ना कर पाए, अनएबल हो सोशली इन्वायरमेंट को वो फेस ना कर पाए और डिप्रेशन में चला जाए, तो वो भी एक मेंटली इल पेशेंट है। उसके अलावा मेंटल illness are the health conditions involving change in the emotion thinking and behavior and combination of those। और उसके अलावा जो मेंटली इल पेशेंट्स होता है उसमें क्या होता है, चेंज हो जाते हैं उसके इमोशंस, उसकी थिंकिंग, उसकी बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, और ये सारे मिलके चेंज हो गए हैं तो वो एक मेंटली इल पेशेंट्स होता है, ठीक है। उसके बिहेवियर नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर और उस एंगर, ये सारी चीज़ें आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इमोशंस में चेंज आ रहा, कभी वो रो रहा होता है, कभी हंस रहा होता है, तो बेवजह अगर कोई हंस रहा है ज़्यादा, कोई रो रहा है, तो फिर वो भी एक आता है। और उसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर और उसकी थिंकिंग प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा ऐसी थॉट्स उसके आती है जो एक नॉर्मल पर्सन वो एडजस्ट ही नहीं कर पाता, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता ऐसी थॉट्स। तो ये सारी क्या है कि मेंटल इलनेस में आती है। उसके अलावा मेंटल इलनेस कैन बी associated with the distress and problem functioning social work family and daily activities। और उसके अलावा उसका जो मेंटल जो इलनेस पेशेंट होता है वो डिस्ट्रेस होता है, उसके रुकावट होती है, किसमें रुकावट या फिर प्रॉब्लम होती है फंक्शनिंग में, सोशल वर्क में, और फैमिली के साथ डील नहीं कर पाता है, और उसके अलावा डेली एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं कर पा रहा है, इनमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो वो एक मेंटली इल पेशेंट है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल इलनेस इज द बिहेवियर चेंज। हमें पता है कि WHO के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर क्या है कि बिहेवियर चेंज करेक्टराइज बाय द पुअर एडजस्टमेंट, कि वो इन्वायरमेंट के साथ, अपने आप के साथ, लोगों के साथ एडजस्ट ही ना कर पाए। पुअर एडजस्टमेंट, बिहेवियर चेंज, लॉस ऑफ परसेप्शन, वो किसी चीज़ को परसीव ना कर पाए, अनएबल टू मेक डिसीजन। ये सारी क्या है कि हाँ, WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि मेंटल जो इल पेशेंट होता है उसका बिहेवियर चेंज होता है, पुअर उसके क्या होते हैं, एडजस्टमेंट होती है, जजमेंट उसकी बहुत ही पुअर होती है, वो किसी चीज़ को सही से जज नहीं कर पाता है, बिहेवियर उसका चेंज होता है, लॉस ऑफ परसेप्शन, वो किसी चीज़ को सोचता नहीं है, परसीव किस तरीके से करता है वो कम हो जाती है, और उसके अलावा उसकी एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, वो अपने फैसले खुद नहीं लेता है, उसमें वो एबिलिटी नहीं होती है। ये सारी मेंटल इलनेस की जो भी अकॉर्डिंग टू WHO ये डेफिनेशन है मेंटल इलनेस की। इट इज़ द डिसहार्मनी बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, और वो खतरनाक होता है अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली इल पेशेंट्स। ओवरऑल यहाँ पे क्या था कि मेंटली इल कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं, तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो मेंटली इल पेशेंट है। और उसके अलावा हम बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मेंटल हेल्थ इलनेस के। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले फीलिंग सैड। वो हर हर टाइम अगर बात कर रहे हैं ना, वो खुशी में भी फील कर रहा है सैड, सैड में भी फील कर रहा है सैड, या फिर खुशी में फील कर रहा है सैड, और सैड एनवायरनमेंट में वो फील खुश
खुशी कर रहा है, मीन्स कि उसकी फीलिंग है ना वो चेंज हो जाए, सैड या फिर हैप्पी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटली। अगर कंटिन्यूअसली कोई पेशेंट फील सैड कर रहा है तो वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं, मेंटली इल पेशेंट के सिम्टम्स। उसके अलावा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन ना कर पाए, ये भी एक मतलब कि उसके सिम्टम्स है। एंगर मैनेजमेंट ना हो और इश्यूज हो, ये सारी क्या है, ये भी एक मेंटली इल पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, कोई पेशेंट ज़्यादा अल्कोहल ड्रग्स यूज़ कर रहा है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसको नींद नहीं सही से आ रही है, ये सारे क्या है कि सिम्टम्स होते हैं। और किसके, मेंटल हेल्थ इलनेस के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि एक्सट्रीम मूड चेंजेस, कभी ज़्यादा हंस रहा होता है, कभी रो रहा होता है, एक्सट्रीमली मूड उसके चेंज होते हैं, जो बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर में होते हैं ओवरऑल। और उसके अलावा अनएबल टू कोपिंग विथ स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से कोप ना कर पाए, उसे फेस ना कर पाए, तो वो ये सारे क्या है कि एक्सेसिव फेयर एंड वेरीज, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फेयर करता हो, वेरी हो, तो ये सारी क्या है कि ओवरऑल हम, और सडन थिंकिंग, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर जिसमें सुसाइड कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें थिंक करता हो, सोचता हो ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में। ये सारी क्या है कि इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं कि है ना, ये मेंटली इल पेशेंट्स है। ओवरऑल ये सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी पेशेंट को ज़्यादा एंगर है, या वो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, या फिर उसको फीलिंग सैड आ रही है, खुशी में भी है तो सैड आ रही है, या फिर एक्सट्रीम मूड चेंज हो रहा है, कभी खुद से हंस रहा है, कभी खुद से रो रहा होता है, या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, उसको नींद सही से ना आए, और उसके अलावा एक्सेसिव अगर वो अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहा है, वो भी एक मेंटल स्टेटस में आ जाती है कि मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सेम वही के सिम्टम कौन से होते हैं जिसमें अगर प्रॉब्लम्स इन द इमोशन, अगर इमोशन में प्रॉब्लम हो गई है तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मेनिया हो सकता है, और एंजाइटी डिसऑर्डर। ये 3 हो सकते हैं सिर्फ इमोशन की वजह से, कि अगर उसके इमोशन इनबैलेंस हो रहे हैं तो मेनिया होगा, डिप्रेशन होगी, और उसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे। अगर थॉट्स, प्रॉब्लम इन थॉट्स में आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस, वो फील करेगा वर्थलेसनेस के, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो होपलेस होगा, उसको किसी से कोई उम्मीद ही नहीं होगी। और उसके अलावा होपलेसनेस एंड सेल्फ ब्लेम, वो हर चीज़ में खुद को ब्लेम कि मैं गलत हूँ, ये है, वो खुद को ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट थॉट्स के थ्रू खुद पे देता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम इन थॉट्स। फर्स्ट में इमोशन प्रॉब्लम में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर आ गए हैं। अगर वो प्रॉब्लम इन थॉट्स में है तो क्या है कि वो ऑब्जर्व एंड ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है, ओसीडी या फिर डेलिशंस, ये सारी, ये 2 डिजीज आ जाती है इसमें। और होपलेसनेस एंड सेल्फ ब्लेम, वो खुद को होपलेसनेस समझता है और उसके अलावा खुद को ही ब्लेम करता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। और उसके अलावा ओसीडी, ठीक है। और उसके अलावा डेलिशंस, ये सारी क्या है कि ये एक थॉट की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और उसके अलावा थर्ड में है प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स, परसेप्शंस, हेलिसिनेशंस। इसमें क्या है कि परसेप्शन ही उसकी अलग होती है, वो सोच ही अलग उसकी है। हेलिसिनेशंस वो आ जाता है कि परसेप्शन डिसऑर्डर है, उसको हेलिसिनेशन कहते हैं। प्रॉब्लम इन बिहेवियर, कि किसी पेशेंट को बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो ये भी एक मेंटल इलनेस है। ओवरऑल यहाँ पे के ना कौन कौन सी मेंटल इलनेस है, फर्स्ट में हमने कहा इमोशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती है अगर मेंटल इलनेस है। और उसके अलावा प्रॉब्लम थॉट्स में है तो ओसीडी या फिर डेलिशंस, ये सारी चीज़ें आती है। और मेंटली डिसऑर्डर्स में परसेप्शन डिसऑर्डर है,
कोई चीज़ परसीव नहीं कर रहा है पेशेंट, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, और प्रॉब्लम इन बिहेवियर में कहते हैं। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें होती हैं जिनमें हम कहते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब या फिर मेंटली डिसऑर्डर्स है। और उसके बाद बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। अगर बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री इज द ड्राइव फॉर द ग्रीक वर्ड psychiatry is the drive for Greek word. Psyche means the mind and soul, and it tricks means the physicians and healer. ओवरऑल साइकेट्रिक मीनिंग है कि माइंड और सोल को हील करने वाला। ठीक है, साइकेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, उसकी मीनिंग ओवरऑल ये निकलती है कि माइंड और हमारी सोल को जो हील करता है, प्रोफेशनल फिजिशियंस हीलर, उसे कहते हैं साइकेट्रिक। ठीक है, और उसके अलावा फर्स्ट में द टर्म्स वाज कॉइन बाय द जर्मन फिजिशियंस। ये टर्म किसने, साइकेट्रिक जो टर्म है वो किसने रखा था फर्स्ट टाइम, वो था कि जॉन, कॉइन बाय द जॉन फिजिशियंस, जो जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन एंड रील्स 1808 में उन्होंने ये ही वाज कॉइंड द जर्मन फिजिशियन। वो फर्स्ट फिजिशियन थे जर्मन के, जहाँ उनको उनका नाम था जोहन क्रिश्चियंस, एंड उन्होंने 1808 में फर्स्ट में उन्होंने दिया था द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड साइकेट्रिक टर्म्स। जॉन क्रिश्चियन, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या था कि साइकेट्रिक वर्ड निकाला था। और उसके अलावा द जर्मन ही वाज जर्मन फिजिशियंस एंड साइकोलॉजिस्ट, एनोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक। ये ही इज कॉइन्ड बाय द टर्म्स साइकेट्री एंड साइकेट्रिक इज द जर्मनी, मतलब जर्मन जो था उन्होंने फर्स्ट जो वर्ड अगर लिया था साइकेट्री का, वो एक जर्मन फिजिशियन, हम अब बात करते हैं जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिश्चियन थे, जिन्होंने ये फर्स्ट वर्ड 1808 में निकाला था कि साइकेट्री क्या है, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट क्या है, और उसके अलावा एनोलॉजिस्ट क्या है, साइकेट्री क्या है। इन सब टर्म को मिला के एक साइकेट्री टर्म निकाला था। और उसके अलावा इन 1873 इंडा रिचार्ड, उन्होंने क्या किया था, ग्रेटिट्यूड्स फॉर द न्यू, जो न्यू आइलैंडेड थे, आइलैंडेड हॉस्पिटल फॉर द वुमेन्स एंड चाइल्ड ब्रुस्टिन्स। और उसमें क्या किया था उन्होंने, फर्स्टली अगर जो हॉस्पिटल थे जो बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए या फिर वुमेन्स के लिए, तो फर्स्ट उन्होंने दिया था फर्स्ट जो भी वहाँ पे उनको ग्रेटिट्यूड्स ये सारी। और उसके अलावा शी डेवलप बेटर नर्सिंग केयर फॉर साइकेट्रिक हॉस्पिटल। उन्होंने अपने ने एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो खोली थी, जिसमें क्या था कि है ना, वो जो नर्सिस को एजुकेशन देते थे ताकि वो डील कर सके साइकेट्रिक पेशेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। इसका सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में होगा, जो ओवरऑल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो भी रहता है फर्स्ट यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने उस लेक्चर में। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें।